बात बड़ी खबर से करेंगे जो दरभंगा ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई है और इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली सनसनीखेज जानकारी, नासिर और इमरान के घर से केमिकल के अंश बरामद किए गए हैं। ब्लास्ट में इस्तेमाल केमिकल के अंश मिले हैं नासिर और इमरान के घर से। ब्लास्ट से जुड़े अहम सामान की बरामदगी भी हुई है। छापेमारी के बाद दोनों भाइयों से पूछताछ जारी है। तो दरभंगा ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, नासिर और इमरान के घर से ब्लास्ट में यूज किए गए केमिकल के अंश मिले हैं। साथ ही कई और भी सामग्रियां जब्त की गई हैं। फिलहाल एनआईए की टीम दोनों से पूछताछ कर रही है। और रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, तो आखिरकार दरभंगा ब्लास्ट के तार पूरी तरह से हैदराबाद से जुड़ते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब यह साफ हो गया है कि एक खतरनाक मंसूबा था इनका जो नाकाम हो गया। जी बिल्कुल अलीम, और देखिए दरभंगा ब्लास्ट मामले की तार यहां पे लश्कर तोयबा से जुड़ने के बाद जो एनआईए है वो उसने सख्ती और बढ़ा दी है और लगातार जांच की जो रफ्तार है वो तेज कर दी है। अभी जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो इकबाल और नासिर मलिक दोनों से जो कल से जो पूछताछ की जा रही है उसके मुताबिक उनके कई ठिकानों के बारे में जानकारी मिली है और उन कई ठिकानों पर एनआईए की टीम ने जब छापामारी की है तो वो केमिकल हाथ लगा है जो जिस केमिकल का इस्तेमाल यहाँ पे दरभंगा ब्लास्ट मामले में किया गया था। उसके बाद कई सामान भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि और कई ठिकाने हैं जहाँ से अहम जानकारियाँ एनआईए को मिली है, जहाँ पे छापामारी जारी है। माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में और कई अहम जानकारियाँ जो हैं वो सामने आ सकती है। लेकिन इल्म इतना तो साफ है कि जो मंसूबे उन्होंने दरभंगा में ट्रेन उड़ाने को थी और बड़े हादसे को अंजाम देने की थी उसका पर्दाफाश हुआ है और उससे बचाया जा सका है। जी रवि, अगर देखा जाए पूरे मामले को तो बिहार में इस हमले की साजिश रची गई थी, यानी कि माफ कीजिएगा, दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश थी। ये तो वक्त रहते एक तरह से कह दिया जाए तो नाकाम हो गई पूरी की पूरी साजिश। लेकिन क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं दरभंगा से जुड़े लोगों की या दरभंगा में जो लोग इसमें शामिल थे? जी बिल्कुल, और देखिए दरभंगा में जो ब्लास्ट स्टेशन पे हुआ पार्सल में उसके बाद से बहुत हल्का माना जा रहा था, लेकिन इस पे जांच जिस ढंग से तेज़ी से हुई है और जांच के मामले जिस ढंग से खुलासे होते रहे और अब तो लश्कर तोयबा तक कि इसका कनेक्शन पहुंचा है, उसके बाद ये माना जा सकता है कि इसके कई मंसूबों पर तो पानी फिरा है। लेकिन देखिए दरभंगा मॉड्यूल पहले से ही फेमस रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो इकबाल और नासिर मलिक पकड़ाए हैं उसके सहयोगी जो है वो स्लीपर सेल के रूप में अभी भी बिहार में कई ठिकानों पर मौजूद हो सकते हैं, जिसे लेकर के एनआईए की जो नज़रें हैं वो पड़ी हुई हैं, वो लगातार पूछताछ कर रही है। ये आने वाले दिनों में बिहार के कई जगहों पे छापामारी होकर उसके जो स्लीपर सेल है उसे पकड़ने की चुनौती यहाँ पे जांच एजेंसियों की है। तो कार्रवाई इस तरफ चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो सहयोगी हैं वो पकड़े जाएँ और उसके जो भी नेटवर्क है उसे ख़त्म किया जाए। रवि, इमरान और नासिर के तार लश्कर तैयबा से जुड़े, यह भी बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जरिए उनको फंडिंग की जा रही थी। तो फंडिंग को लेकर और ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए केमिकल को लेकर क्या कुछ जानकारी है? आखिर ये किस तरह का केमिकल था? क्या ये एक तरह से देखा जाए तो ब्लास्ट इसी वक्त करना था या महज एक तरह का ट्रायल था? ये देखिए दरभंगा में जो ब्लास्ट हुआ है कोई आम ब्लास्ट नहीं है और जो केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिस ढंग से रसायन का उपयोग होता है, जो जिस ढंग का ब्लास्ट हुए हैं वो अमूमन कई बड़े जो आतंकवादी संगठन हैं वही इस्तेमाल करते हैं, कोई आम अपराधी करते नहीं है। तो ये एक बड़ा चौंकाने वाली बात थी। तो उसे लेकर के एक तो कि पुख्ता हुआ है कि
इमरान और जो उनके भाई हैं उसके पास से ये केमिकल मिला है जो पुख्ता करता है कि इसका इस्तेमाल हुआ है। कई और सामान जो है बरामद हुए हैं। तो वहाँ से जो पूछताछ चल रही है उससे कई और ठिकानों पर छापामारी अभी चल रही है। माना जा रहा है कि गिरफ्तारियाँ और हो सकती हैं और उसके जुड़े हुए तमाम जो तार है उसको पर्दाफाश किया जा सकता है। जी रवि, इमरान और नासिर की अगर बात की जाए तो क्या उनके साथी या फिर कह लीजिए कि उनके साथ काम करने वाले स्लीपर सेल के लोग बिहार में भी हो सकते हैं, क्योंकि टारगेट तो बिहार की ही एक ट्रेन थी। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि देखिएगा यासीन भटकल जब से पकड़ाया और ये दरभंगा मॉड्यूल जब से सामने आया उसके बाद कई हादसे यहाँ पे हुए हैं और लगातार मिथिलांचल का अगर क्षेत्र कहें तो इन आतंकवादी संगठनों के लिए एक सॉफ्ट जगह बनती जा रही है, जिसके कारण दरभंगा मॉड्यूल भी सामने आया। तो वहाँ पे माना जा रहा है कि इसके स्लीपर सेल के रूप में कई लोग जो हैं वो जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि इमरान और यासिर मलिक जो हैं वो दोनों ये भी सामने आ गया है कि पाकिस्तान गए, पाकिस्तान जा कर के वहाँ पे लश्कर तोयबा से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पे अपने कुछ संगठन खड़ा किया, कुछ लोगों को मिला करके सारा काम किया। क्योंकि दरभंगा में जो ब्लास्ट हुआ है वो सिर्फ इकलौता नहीं बल्कि कई लोगों की मिली भगत के कारण। तो माना यह जा रहा है कि और जो स्लीपर सेल और तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द एनआईए की गिरफ्त में होंगे। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम लगातार आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर कैसे सिकंदराबाद से दरभंगा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को उड़ाया जाता। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सिकंदराबाद और दरभंगा स्टेशन के बीच ट्रेन को उड़ाने की प्लानिंग थी, लेकिन पार्सल सही समय पर ब्लास्ट नहीं कर सका और बिहार को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई। 15 जून की रात को सिकंदराबाद एक्सप्रेस दरभंगा के लिए खुली थी और 17 जून को जब ट्रेन दरभंगा पहुंच गई और जब पार्सल को उतारा गया तब वहां पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। अगली खबर का रुख करते हैं। सुपौल में जुगाड़ से चलता है स्वास्थ्य विभाग। एम्बुलेंस स्टार्ट करने के लिए परिजन धक्का लगाते हैं। आपको बता दें कि यहां पर जो तस्वीर सामने आई है उसके मुताबिक जुगाड़ से सुपौल में स्वास्थ्य विभाग फिलहाल चल रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस को धक्का लगाने की जरूरत पड़ रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एम्बुलेंस को धक्का लगाया जा रहा है और एम्बुलेंस की हालत आप देखिए। एम्बुलेंस खुद बीमार लग रहा है, एम्बुलेंस को धक्का लगाया जा रहा है स्टार्ट करने के लिए। निर्मली अनुमंडलीय अस्पताल में 6 महीने से एम्बुलेंस खराब पड़ा हुआ है। प्रसव पीड़ा से करा रही महिला के लिए धक्का मार एम्बुलेंस निर्मली से सुपौल लाया गया था और महिला को रेफर किया गया था। और उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं। एम्बुलेंस में महिला बैठी हुई है और एम्बुलेंस 6 महीने से खराब पड़ा हुआ है, उसके बावजूद उसे किस तरीके से परिजन धक्का मार के स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम से कम मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो यह सुपौल का स्वास्थ्य विभाग है। किस तरीके से सुपौल के स्वास्थ्य विभाग को जुगाड़ से चलाया जा रहा है और किस तरीके से इस बीमार एम्बुलेंस के जरिए बीमारों को ले जाया जा रहा है, आप तस्वीर देखकर समझ सकते हैं। एम्बुलेंस की हालत ऐसी है कि एम्बुलेंस रास्ते में ही दम तोड़ दे और ऐसे में सवाल यह उठता है, जब एम्बुलेंस ही रास्ते में दम तोड़ देगी तो इमरजेंसी में रेफर किए गए मरीज को एम्बुलेंस कैसे दूसरी जगह तक लेकर जा पाएगी? ये कई सवाल हैं। हमारे साथ अमित झा जुड़े हुए हैं। अमित, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से धक्का मार एम्बुलेंस के जरिए यहां के जुगाड़ वाली स्वास्थ्य व्यवस्था को चलाया जा रहा है। आखिर ऐसी हालात क्यों हैं? क्यों एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई है और एम्बुलेंस इस तरह से जर्जर हालत में क्यों है? अलीम, ये कमोबेश व्यवस्था सुपौल जिले के हर अस्पतालों की है, लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ निर्मली अनुमंडलीय अस्पताल की जो स्थिति है उसमें धक्का मार एम्बुलेंस और जुगाड़ टेक्नोलॉजी से एम्बुलेंस चल रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, 26 दिसंबर 2020 को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सिविल सर्जन को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी थी कि एमवीआई के द्वारा इस एम्बुलेंस का रद्दीकरण किया गया था
और बावजूद इसके इन 6 महीनों में अब तक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई, जबकि कोविड-19 के ज्यादा संक्रमण काल से भी सुपौल गुजरा है और ऐसे में इस तरह के एम्बुलेंस से काम चलाया जा रहा है जो आने वाले समय में काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जबकि वो इलाका जो निर्मली अनुमंडलीय अस्पताल का जो इलाका है, खासकर हर साल बाढ़ से भी प्रभावित होता है और इस तरह की व्यवस्थाएं आम लोगों के लिए काफी खतरा बन सकती है। अली बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं काफी खतरनाक हो सकती हैं और वक्त पर, जरूरत पर यह एम्बुलेंस धोखा भी दे सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं। 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर एलजेपी में दोनों गुटों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी चरम पर है। एक तरफ जहां चिराग पासवान उसी दिन हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं उनके चाचा पशुपति कुमार पारस पार्टी कार्यालय में बड़े भोज का आयोजन कर रहे हैं। पारस गुट का दावा है कि इस भोज में 5000 से अधिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसकी तैयारी दिखने भी लगी है। पार्टी कार्यालय से लेकर सड़कों को पोस्टरों से पाट दिया गया है। पारस गुट की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, इसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। अभी हम लोजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर बैनर पोस्टरों से पूरा जो ये इलाका है उसे भर दिया गया है। जो पशुपति कुमार पारस गुट है वो देखिए आप किस तरह से चारों तरफ यहाँ पर आपको पोस्टर्स ही दिखेंगे और ये पोस्टर्स पशुपति पारस गुट के तरफ से लगाया गया है, क्योंकि उस दिन दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन है। दोनों गुट कहीं ना कहीं पार्टी में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ देखिए आप, एयरपोर्ट का ये रोड है, एयरपोर्ट रोड पर ही एलजेपी का प्रदेश कार्यालय है और वहां पर देखिए किस तरह से आपको जिधर भी आपकी नजर जाएगी आपको पोस्टर्स ही दिखेंगे। तो पूरी तैयारी है, क्योंकि 5 तारीख को लोजपा में शक्ति प्रदर्शन का दिन है कि आखिर किसके साथ लोजपा है, किसके साथ लोजपा के कार्यकर्ता है, इसे साबित किया जाएगा। पारस गुट के तरफ से क्या कुछ तैयारी है, हम उस पर बात करते हैं। क्या कुछ तैयारी करके रखा है आप लोगों ने 5 तारीख का? पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरे बिहार में होर्डिंग बैनर पूरा छा गया है और स्वर्गीय रामविलास पासवान को 5 जुलाई को जयंती है, एक ऐतिहासिक जयंती होगी और मुख्य अतिथि के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी होंगे, जो दलितों के मसीहा, वंचित पीड़ित। क्या कुछ तैयारी है? यहाँ पे भव्य ब्रह्म भोज का आयोजन है। 5000 लोग को हम लोग खाना खिलाने का काम करेंगे। पूरे बिहार की आवाम, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी लोग इस जयंती में शामिल होंगे। बिल्कुल, तो पशुपति पारस के द्वारा एक बड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है लोजपा कार्यालय में 5 तारीख को। वहीं चिराग पासवान के तरफ से उसी दिन आशीर्वाद यात्रा निकालने की बात कही जा रही है। निश्चित तौर पर एक शक्ति प्रदर्शन है दोनों गुटों के तरफ से। 5 तारीख को किस तरह का नजारा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों और बाबुओं से परेशान है। आलम यह है कि सरकारी दफ्तरों में बीते 1 साल से बायोमेट्रिक हाजिरी का चलन लागू किया गया है, बावजूद इसकी आदेश की अनदेखी की जा रही है। आखिर क्यों सरकारी दफ्तरों का यह हाल है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। बिहार सरकार अपनी कार्य प्रणाली को समय के साथ अपडेट करना चाहती है। इसकी शुरुआत पिछले साल ही सरकार ने कर दी थी। बदलते समय के साथ सरकार ने विभागों की कार्य प्रणाली और व्यवस्था को तो बदल दिया, लेकिन यदि कुछ नहीं बदला तो वो है सरकारी बाबुओं और कर्मचारियों का तौर तरीका। दरअसल मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर ब्लॉक लेवल तक सरकारी कर्मचारियों की ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करने को लेकर पिछले साल ही आदेश जारी किया गया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। बिहार सरकार के विशेष सचिव विकास वैभव ने मुख्य सचिव, डीजीपी से लेकर तमाम विभागों के अध्यक्ष को इस बाबत पत्र भेजा है। हालांकि एडीजी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही पुलिस महकमे में व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। हमने यहाँ पर अपने कार्यालयों और उसमें कितने कर्मी हैं, इसके आधार पर कितने उपकरणों की आवश्यकता होगी उनका आकलन कर लिया है और बेल्ट्रॉन के साथ हम जो है संपर्क में हैं और हम इसे शीघ्र ही लागू कर देंगे। बता दें कि गृह विभाग ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने को लेकर 20 नवंबर 2019 को ही सभी आला अधिकारियों और विभागाध्यक्ष को आदेश जारी किया था, जिसका पालन नहीं होने पर 27 अगस्त 2020 को गृह विभाग ने रिमांड पत्र भी जारी किया।
बावजूद इसके हालात जस के तस हैं। जिस सिस्टम के जरिए सरकार को अपने कर्मचारियों के दफ्तर में मौजूदगी की सूचना मिलती है, उसे ही सरकारी बाबू ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में कर्मचारी अब भी उसी पुराने ढर्रे को फॉलो कर रहे हैं कि 12 बजे तक लेट नहीं और 4 बजे के बाद भेंट नहीं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर पूर्णिया से है, जहां बायसी थाना के शादीपुर भूतहा गांव में जमीन विवाद को लेकर आपस में रिश्तेदारों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 6 लोग घायल हैं। घायलों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। पीड़ित पक्ष की माने तो शादीपुर भूतहा गांव में उनके नानी और दादी के नाम से जमीन थी, जिसमें उन लोगों का भी हिस्सा है। पहले पंचायत में सारी बात साफ कर जमीन पर खूंटा तक गाड़ दिया गया था, लेकिन जब वो लोग जमीन पर काम करने आए तो दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों की तरफ से बायसी थाने में आवेदन दिया गया है। देखिए इसका सर फोड़ दिया, देखिए इसका सर फोड़ दिया, इसका मार के देखिए सर फोड़ दिया, देखिए इसका देखिए सर फोड़ दिया। बगहा में भारत नेपाल सीमा पर 900 वर्ग किलोमीटर में फैला बिहार का इकलौता बाघों का आशियाना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश की तेजी से बाघों की संख्या वृद्धि करने वाला अभयारण्य बनने की ओर बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व में एक दशक में बाघों की संख्या 5 गुना से भी अधिक हो गई है। देखिए न्यूज 18 की एक खास रिपोर्ट। बगहा में बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बाघों की संख्या को लेकर हाशिए पर था, आज यहां 48 से अधिक बाघ हैं। मतलब बीते 10 साल में यहां मौजूद बाघों की संख्या में 5 गुना से भी ज्यादा इजाफा हुआ है, जो बेहद सुखद संदेश है। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कभी बाघों के पगमार्ग ढूंढने से नहीं मिलते थे, लेकिन ग्रासलैंड मैनेजमेंट के साथ कड़े सुरक्षा नियमों ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खुशहाली ला दी है। अब आने वाले पर्यटक हर कोई बस यही कहेगा, मुस्कुराइए, आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को मैनेजमेंट इन्फेक्टिवेशन इवैल्यूएशन के आधार पर बहुत अच्छा की श्रेणी में रखा गया है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट में भी इस टाइगर रिजर्व के इकोलॉजी की तारीफ की गई है। तभी तो साल 2010 के सर्वे में यहाँ 8 बाघ मिले थे, जिनकी संख्या बढ़कर आज 48 तक पहुँच चुकी है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े के लिए अभी इंतजार करना होगा। पूरी तरह संरक्षण का कार्य चल रहा है। डिपार्टमेंट के लोग अच्छे से यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे टाइगर का यहाँ बचाव हो रहा है। पहले शिकार हो जाया करता था, उन सब चीज़ों को पूरी तरह रोक लगा है। अब कोई शिकार होकर टाइगर का नहीं हो पाता है और मुस्तैदी से यहाँ पर उसकी व्यवस्था की जाती है कि पूरा बेहतर तरीके से यहाँ हो। देश भर में टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या के लिए सर्वे देहरादून के वन अनुसंधान संस्था की ओर से हर 4 साल में किया जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 80 जवानों के स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है। वैसे यहाँ 600 से अधिक स्थानीय युवाओं को टाइगर ट्रैकर्स और एंटी पोचिंग कैंपों पर नियोजित कर रोजगार भी दिया गया है, जिसका नतीजा है कि बाघों के संरक्षण की ये मुहिम अब रंग लाने लगी है। ये खास करके मंगुरहा क्षेत्र में जो हमारा जो आरक्ष का क्षेत्र है वो थोड़ा पतला होता है, और उधर में जो हम लोगों ने ग्रासलैंड के जो विकास किया है उससे बाघों की संख्या में जरूर वहाँ वृद्धि भी हुई है। तो ये बिहार का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है और टाइगर रिजर्व बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो डे बाय डे ग्रो कर रहा है। टाइगर की संख्या यहाँ पर अभी हम समझते लगभग 48 टाइगर का लगभग काउंटिंग हुआ है, तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पूरी तरह से बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार सरकार अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 900 वर्ग किलोमीटर के दायरे को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। वाल्मीकि अभयारण्य में बढ़ रहा बाघों का कुनबा बिहार के लिए गौरव करने वाला पल जरूर है, लेकिन बाघों के संरक्षण के दिशा में सरकार को और कई कड़े कदम उठाने होंगे।
मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। डिजिटल इंडिया मिशन के आज 6 साल पूरे हो गए। इस मौके पर पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बात की। आज पीएम मोदी ने पश्चिम चंपारण के शुभम, उनकी दादी कांति देवी और डॉक्टर भूपेंद्र से बात की। शुभम पश्चिम चंपारण में नेपाल बॉर्डर से सटे गांव में रहते हैं। कोरोना के दौरान शुभम ने ई संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी से अपनी दादी का इलाज कराया। पीएम से बात करते हुए शुभम ने बताया कि ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए ई संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी वरदान साबित हो रहा है। शुभम जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी माताजी को प्रणाम। जी सर। शुभम जी, डिजिटल इंडिया का ये जो मैं आज विषय ले रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या फायदा हुआ, क्योंकि आप तो बिहार की सीमा पर, एकदम नेपाल की सीमा पर छोटे से गांव में बसे हैं। जी सर, इसके बहुत सारे फायदे हुए। एक तो सर ये हुआ कि हमें आने जाने के झंझट से मुक्ति हो गया, और दूसरा कि जो जाने आने में खर्च होते हैं वो खर्च भी हमारे बच गए। और सबसे बड़ा सर, सबसे महत्वपूर्ण, इस कोरोना काल में जो लोगों के संपर्क में आने से बच गए, जिससे संक्रमण के चांसेस बहुत कम हुए। और इसके एक और फायदे ये है कि हमें जो भी उपचार के लिए हम डॉक्टर से उपचार कराते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो पर्ची हमें ऐप पे ही मिल जाती है। और एक फायदे और है सर इसके कि जो भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो अवेलेबल नहीं होते हैं ऑफलाइन, तो उन्हें हम ऑनलाइन ई संजीवनी ऐप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं सर। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। सिवान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अनियंत्रित कार ने 10 से ज्यादा लोगों को कुचल दिया है। लोगों को कुचलते हुए सब्जी की दुकान में जा घुसी है कार। घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुठनी चौराहा के पास यह हादसा हुआ है। और मृत्युंजय जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, आखिर कैसे हुआ है यह हादसा? जी देखिए अलीम, ये पूरा मामला गुठनी थाना क्षेत्र के गुठनी चौराहा की है, जहां एक तेज रफ्तार कार का कहर बरपा है। उन्होंने करीब आधे 1 दर्जन लोगों को कुचलते हुए एक सब्जी का दुकान है वहां जा घुसी है, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस मामले में 4 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। सभी घायलों का इलाज वहां स्थानीय गुठनी के पीएचसी में चल रहा है। फिलहाल उस चौराहे पे पूरे अफरा तफरी का माहौल हो गया। एक अनियंत्रित कार उत्तर प्रदेश से आ रही थी और काफी उसकी रफ्तार तेज थी। तेज रफ्तार का कहर बढ़ पाया, जिससे ये पूरा हादसा हुआ। थोड़ी देर के लिए वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने वहाँ का स्थानीय पीएचसी में इलाज करा रहे हैं, जहाँ पे कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जी मृत्युंजय, क्या वजह रही इस हादसे की? क्या तकनीकी कोई गाड़ी में खराबी हुई थी? और फिलहाल क्या ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? ये देखिए, फिलहाल अभी की घटना है, जस्ट तुरंत थोड़ी देर पहले की घटना है। और कार जो चालक है उसके घायल होने की सूचना मिल रही है। स्थानीय लोग वहाँ हैं, पुलिस भी वहाँ स्थानीय है। पूरी तरह से मामले की जांच करे कि आखिर कार की इतनी रफ्तार तेज क्यों थी, ये जो चालक था वो तेज क्यों चला रहा था। कुछ ऐसे सारे बिंदु है जिससे पुलिस वहाँ जांच करे। जिस तरह से एक कार का रफ्तार का कहर भरपा है, तो चलिए मृत्युंजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कोरोना की इस महामारी में जिंदगी और मौत के बीच में अगर कोई है तो वो है डॉक्टर्स, जिन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं। इसलिए हम सबका भी फर्ज है उनका आभार जताना। तो आइए धरती के भगवान का मान बढ़ाते हैं, अपने अंदाज में करें डॉक्टर्स को सलाम। आप अपना वीडियो बनाइए, हम उसे दिखाते हैं।